नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जनयुग न्यूज़ चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि दल बदल विरोधी कानून क्या है, दल बदल क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों भारत में पड़ी और कहां तक ये कानून सफल है। तो आइए बात करते हैं आखिर दल बदल क्या है और दल बदल विरोधी कानून क्या है। तो दोस्तों, दल बदल का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी सदन का सदस्य है, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, अगर मान लीजिए कि कोई अपनी मूल राजनीतिक दल से उसके सिंबल पर चुनाव लड़ने के बाद वह उस दल को छोड़ करके जब किसी अन्य दल में चला जाता है तो यह कहा जाता है कि उसने अपना दल बदल लिया है, तो उसको दल बदलू नेता कहा जाता है। ऐसी प्रवृत्ति दोस्तों 1967 के आसपास बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी देश में। 1967 के आसपास यह प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई कि लगभग 500 मामले थे और इसमें जो है अधिकतर मामले राज्य स्तर पर थे। अब देश में चौथे आम चुनाव के बाद दल बदल में अभूतपूर्व मोड़ ले लिया। विधायक और सांसद अपने राजनीतिक भविष्य को देखते हुए पुराने दल को छोड़कर नए दल में शामिल होने लगे। तो यही वहीं जब उनसे किए गए वादे पूरे नहीं हुए तो उन्होंने फिर पार्टी बदल ली। 1967 से 1972 के बीच में आपको हम बताएं कि इस दौरान लगभग 50% विधायकों ने कम से कम एक बार अपनी पार्टी का दामन छोड़ दिया। अब 1960-70 के दशक में ऐसा भी दौर देखा गया जब नेताओं ने एक ही दिन में दो दल बदले और 30 अक्टूबर 1967 को हरियाणा के विधायक गयालाल ने एक दिन के भीतर 2 दल बदले और उन्होंने 15 दिन में 3 दल बदले थे। गयालाल पहले कांग्रेस से जनता पार्टी में गए, फिर वापस कांग्रेस में आ गए और अगले 9 घंटे के भीतर दोबारा वो जनता पार्टी में फिर लौट गए। तो आप देख रहे हैं कि उस समय उस दशक में इतना ज़्यादा दल बदल की घटनाएं होने लगीं। इसके बाद ही राजनीतिक दलों को मिले जनादेश का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को चुनाव में भाग लेने से रोकने की और अयोग्य घोषित करने की ज़रूरत महसूस होने लगी। अब दोस्तों, आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये दल बदल आखिर शुरू क्यों हुआ। आपको हम बता दें साफ साफ आप जान लें कि जब कोई व्यक्ति किसी पद पर एक बार निर्वाचित हो जाता है, आज आप देख रहे हैं वर्तमान में भी, चाहे न्यायालय को ले लीजिए, चाहे विश्वविद्यालय को ले लीजिए या चुनाव या राजनीति को ले लीजिए, तीनों जगह जो है कहीं ना कहीं परिवारवाद की वजह से ये जो है दल बदल की गतिविधियां बढ़ी। जैसे एक बार मान लीजिए कोई सदस्य है, वो चाहे विधानसभा का सदस्य चुन लिया गया, चाहे वो लोकसभा का सदस्य चुन लिया गया। अब वो कोशिश ये करता है कि अब उसके पास ही वो सीट बनी रहे। तो होता क्या है दोस्तों, आप जिस पार्टी की सरकार होती है उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं होती हैं माहौल होता है, उसके अगेंस्ट माहौल होता है। फिर वह व्यक्ति सोचता है कि अब क्या करें, हम इस पार्टी की तो सरकार जा रही है, अब छोड़ के हम अगली पार्टी में चले जाएं जिससे हम फिर चुनाव जीत जाएं। तो यह दोस्तों कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ और जनादेश का अपमान, जनादेश के साथ धोखा, इसकी वजह से ही दल बदल प्रक्रिया बढ़ी। क्योंकि कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि एक बार जब वो पद पर बैठ जाता है और उस पद का मलाई वो खा लेता है और उस पावर का इस्तेमाल कर लेता है, तो वह नहीं चाहता कि उस पद पर अब किसी और कोई व्यक्ति आए। इसी तरीके से आप न्यायालय में भी देखेंगे तो जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होते हैं, आपको डेटा मिल जाएगा, लगभग 100 घराने ऐसे हैं जिनके घरों के लोग ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की पावर का एहसास हो चुका है और वो नहीं चाहते कि और भी कोई व्यक्ति, किसी घर का कोई वकील, कोई भी आम आदमी, गरीब आदमी उस पद पर जाए। इसीलिए वहाँ पर भी परिवारवाद जमकर हो रहा है। यही प्रक्रिया आप विश्वविद्यालय में अगर देखेंगे तो जो भी प्रोफेसर बन जाते हैं वो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चे को भी प्रोफेसर बनाने की पूरी फिराक में रहते हैं। आपको पता होगा कि विश्वविद्यालय लेवल पर जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं, कोई भी एग्ज़ाम आयोजित नहीं होता असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए, और वहाँ पर सीधी भर्ती होती है जहाँ पर इंटरव्यू का मार्क्स सबसे ज़्यादा रखा जाता है। तो इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ, और उसी इंटरव्यू के मार्क्स में खेल करके जो पुराने प्रोफेसर अपने बच्चों को घुसा ले जाते हैं अंदर सिस्टम में, फिर वो अपना पद उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं, अपने रहते उनको पद पे बैठा देते हैं। कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया की वजह से विश्वविद्यालय में, न्यायालय में और राजनीति में परिवारवाद बढ़ता जा रहा है। और इसी परिवारवाद की वजह से ये कानून जो है दल बदल की प्रक्रिया बढ़ी और उसको रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून लाया तो गया। लेकिन आपको बता दें कि पहले जब यह दल बदल कानून आया, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची एक जोड़ी गई। जब ऐसी आवश्यकता महसूस होने लगी कि दल बदल को रोका जाना चाहिए, जनादेश का अपमान है, तो संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 1985 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब इसमें यह प्रावधान किया गया कि अगर
सदन का कोई सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, उसने ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। दूसरा, वह ऐसे राजनीतिक दल द्वारा जिसका वह सदस्य है अथवा उसके द्वारा निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा, मान लीजिए कि वह जो है अब उस दल के द्वारा कोई उसको निर्देश किया गया है या उस दल ने किसी व्यक्ति को अथराइज किया या कोई भी प्राधिकृत व्यक्ति है उस राजनीतिक दल द्वारा जिसका वो सदस्य है और उसके निर्देश को अगर वह ना मान करके कहीं मतदान करना है और उस मतदान उसके अपने राजनीतिक पार्टी के या राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति के प्राधिकारी के निर्देशानुसार मतदान नहीं करता है बल्कि वह उसके विरोध में मतदान करता है या वह ऐसे मतदान से अपने आप को अलग रखता है, तब भी उसकी सदस्यता रद्द मानी जाती है। तीसरा है, अगर कोई भी निर्दलीय निर्वाचित है, कोई सदस्य है जो है निर्दलीय निर्वाचित हो गया लेकिन बाद में क्या किया, निर्वाचित होने के बाद वो किसी राजनीतिक दल को जाकर के ज्वाइन कर लेता है। अगर वह बाहर से उसको समर्थन करता है तो उसकी सदस्यता बनी रहती है, लेकिन जब वह जाकर के किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन कर लेता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। आपको बता दें चौथा और है कि सदन का कोई नाम निर्देशित, आप दो तरीके से सदस्य बनते हैं, एक होता है इलेक्टेड होता है, एक है नॉमिनेटेड। तो इलेक्टेड का तो हमने बता दिया, नॉमिनेटेड भी अगर कोई सदस्य है और उसने शपथ ग्रहण के पश्चात 6 माह की समाप्ति के पश्चात जो है अगर उसने अपने मूल दल से किसी अन्य दल राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। और हमने बताया जो मतदान वाली प्रक्रिया थी, अगर उस प्रक्रिया में अगर कोई व्यक्ति अपने पार्टी के निर्देश के विपरीत अगर मतदान करता है, मतदान से विरत रहता है तो पार्टी जो है उसको 15 दिन के भीतर, ऐसी उसकी हरकत के 15 दिन के भीतर अगर माफ़ नहीं करता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। अब सदस्यता कौन रद्द करता है, तो सदस्यता दोस्तों चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा, उसका जो अध्यक्ष है वह इनकी सदस्यता रद्द करता है। जब ऐसा प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति अयोग्य हो गया है तो उस पर विचार लोकसभा अध्यक्ष करता है या विधानसभा अध्यक्ष करता है और उसका जो निर्णय होता है वह अंतिम होता है। तो आपको बता दें कि जब यह दल बदल विरोधी कानून बना तो उस समय था कि अगर 1/3 किसी भी राजनीतिक दल के अगर 1/3 सदस्य एक साथ टूट करके अगर किसी अन्य राजनीतिक दल में जाते हैं, या मान लीजिए ये पार्टी इसके 1/3 सदस्य अगर टूट करके किसी राजनीतिक दल में जा करके अपना विलय कर लेते हैं तो इनके ऊपर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता था। इसके बावजूद भी जब इतना प्रतिबंध लगाया गया, फिर यह देखा गया कि जो दल बदल एक अब तक इंडिविजुअल लेवल पे होता था वह अब समूह लेवल पे होने लगा, यानी कि अब 1/3 सदस्य टूट करके दूसरी पार्टियों में जाने लगे। ऐसे में समस्या और विकराल हो गई। अब फिर इसको रोकने के लिए दोस्तों फिर 2003 में संविधान में 91 संविधान संशोधन करना पड़ा, जिसके द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया कि अगर अब जो है 1/3 की जगह पर अब अगर 2/3 सदस्य यानी कि उस राजनीतिक दल के 2/3 सदस्य अगर टूट करके किसी राजनीतिक दल में जाते हैं और वो अपना उसमें विलय कर लेते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं मानी जाएगी। तो यह प्रतिबंध होने के बावजूद भी आज क्या है कि बड़े लेवल पर फिर भी दल बदल जो है अभी हो रहा है। अब इसमें बता दें आपको कि कैसे पार्टियां इसमें दल बदल करवा रही हैं, आपको मैं बताता हूं। अब इसमें हो क्या रहा है कि मान लीजिए कि इसमें यदि कोई राजनीतिक दल अपनी पूरी पार्टी का विलय किसी अन्य पार्टी में कर देता है तो उसके सदस्यों पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं कि दल बदल विरोधी कानून लागू कब नहीं होता। मान लीजिए कोई दल है, छोटा दल है या बड़ा दल है, अपने पूरे दल को ले जाकर किसी अन्य पार्टी में पूरा विलय कर देता है तो इस पर क्या है, उस पार्टी पर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होता। दूसरा, यदि किसी राजनीतिक दल ने अपने दल का किसी अन्य दल में विलय स्वीकार तो नहीं किया है और एक पृथक समूह के रूप में कार्य करने का भी निश्चय किया है, तब ऐसे समूह के बारे में समझा जाएगा कि वह अपने मूल राजनीतिक दल का ही अभी वह सदस्य है, जिसका वह सदस्य और वह उसका मूल राजनीतिक दल है। तो दोस्तों यही कंडीशन जो है कि अभी महाराष्ट्र में चल रहा है कि महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे अभी शिवसेना से अलग हुई हैं, अभी वह अपने जितने भी सदस्य हैं ले जाकर के बीजेपी में उनका विलय नहीं किया उन्होंने, वह एक अलग समूह के रूप में अभी बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं और उनका मूल राजनीतिक दल अभी शिवसेना ही है। तो अभी उस पर डिस्प्यूट चल रहा है कि शिवसेना आखिर किसकी पार्टी है। जब तक इसका फैसला नहीं होगा, अगर इसका फैसला ये हो जाता है कि शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे की है, तब अगर ये विलय नहीं करते हैं अगर बीजेपी में अपने सदस्यों का, तो इन सदस्यों की सदस्यता रद्द की जा सकती है। अगर ये विलय कर लेते हैं तब उनकी सदस्यता बची रहती है और उनकी सरकार भी बची रहेगी।
आपको बता दें कि ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद भी राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर ए जैसे मान लीजिए राजनीतिक दल है या सत्ता पक्ष है या सत्ता में है, बी राजनीतिक दल विपक्ष में है। अब ये क्या कर रहा है कि अगर 2/3 सदस्य, अगर इसको 2/3 सदस्य यहाँ से तोड़ने में सफल नहीं है तो इसके कुछ सदस्यों से जितने सदस्य इसके मान लीजिए कम हैं, इसके कुछ सदस्यों को ये पार्टी जो है उनसे इस्तीफ़ा दिलवा देती है। तो इस्तीफ़ा दिलवाने पर क्या होता है कि अब जितने विधायक बचे हैं उतने के अंदर देखा जाएगा किसके पास ज़्यादा विधायक हैं। मान लीजिए कि अगर अब इनका उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो मान लीजिए कि टोटल किसी विधानसभा में 200 विधायक हैं। अगर मान लीजिए जो सत्ता पक्ष है उसके पास मान लीजिए कि बहुमत के लिए 101 विधायक चाहिए, उसके पास मान लीजिए 105 विधायक हैं जो सत्ता जिसके हाथ में है, और जो सत्ता जिसके हाथ में नहीं है उसके पास 95 विधायक हैं। अब जो विपक्ष है वह कोशिश करेगा कि सत्ता पक्ष के अगर मान लीजिए कि वह किसी भी तरीके से अगर 10 विधायकों को इस्तीफ़ा दिला ले जाता है, क्योंकि 10 विधायक से 2/3 नहीं होगा, 10 विधायक अगर इस्तीफ़ा दे लेते हैं तो फिर होगा क्या। अब इसके पास घट करके मान लीजिए 105 से यह आ जाएगा, मान लीजिए 10 या आप 11 कर लीजिए। अब 100 मान लीजिए कि 100 अगर मान लीजिए 11 विधायकों को इस्तीफ़ा दिला तो यह घट करके आ जाएगा 94 पे, और ये 95 हो गया। तो क्या अपने आप जितने विधायक बचे हैं ये सत्ता में आ जाएगी ये पार्टी, इसका मुख्यमंत्री बनेगा। अब इस्तीफ़ा देने और सदस्य को अयोग्य घोषित करने में दोनों में अंतर क्या है इसको भी जान लें। अब जो सदस्य खुद इस्तीफ़ा देता है वह क्या होता है, वो तुरंत बाई इलेक्शन लड़ सकता है, उस पद पे बाई इलेक्शन होता है। तो अगर मान लीजिए जिस पार्टी की सरकार बनी, इस्तीफ़ा दिया, उस पार्टी से वह जुड़ गया, तो क्या होता है कि उस जिसकी सरकार होती है कहीं ना कहीं पब्लिक सोचती है कि उसी सरकार के दौरान यहाँ पर विकास होगा। तो उन विधायकों को जो पहले अपने मूल राजनीतिक दल से इस्तीफ़ा दिए हैं उसके अगेंस्ट दूसरे राजनीतिक दल की सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं और कुछ विधायक जीत भी जाते हैं। और अगर जो सदस्य अगर जिनको विधानसभा अध्यक्ष ने, एक लोकसभा अध्यक्ष ने अयोग्य घोषित किया है वो तुरंत बाई इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। उनका क्या होता है कि वो जब तक उनका कार्यकाल बचा हुआ था तब तक वो समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वो दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकते और उनको मंत्री भी नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जो इस्तीफ़ा देते हैं सदस्य उनको तुरंत 6 महीने के लिए मंत्री बनाया जा सकता है जिसकी सरकार बनती है, और वह बाई इलेक्शन में जीत करके अगर आ गए तो उनका मंत्री पद कंटिन्यू बना रहेगा जब तक कार्यकाल बचा हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जान लें कि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि दल बदल विरोधी कानून क्या है। यानी दल बदल विरोधी कानून दल बदलुओं को रोकने के लिए आया तो लेकिन पूरी तरीके से भी असफल है। अब होना इसमें ये चाहिए दोस्तों, सजेशन ये है कि जो भी व्यक्ति अगर मान लीजिए जिस भी राजनीतिक दल से वह चुनाव लड़ता है उसकी विचारधारा पे चुनाव, क्योंकि किसी व्यक्ति का अपना कोई व्यक्तिगत इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होता कि वह कोई भी चुनाव जीत सके। हो सकता है कुछ अपवाद स्वरूप लोग हों लेकिन ये ज़्यादातर लोग नहीं होते हैं। अब वह जीतने के बाद क्या है, ऐसा नियम होना चाहिए कि वह किसी भी कंडीशन में, चाहे पूरी पार्टी के साथ, चाहे 2/3 लोगों के साथ, किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता। क्यों? अगर जाए तो उसकी सदस्यता ऑटोमेटिक रद्द हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वह जिस विचारधारा पर चुनाव लड़ा है और जिस भी पार्टी की विचारधारा में जा रहा है, जिस पार्टी में उसकी अलग विचारधारा है, उसकी अलग विचारधारा के विरोध में लोगों ने इसको चुनाव वोट दिया था। अब अगर ये जा कर के अब उतने जनादेश को ले जा कर के अगर उनके जनादेश जिसके विपरीत उन्होंने वोटिंग किया था तो कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा है ये। तो ऐसी परिस्थितियों में इस पर पूरी तरीके से अंकुश लगना चाहिए। लेकिन इसका एक डिमेरिट ये है कि अब जितने भी विधायक सांसद हैं वह कहीं ना कहीं पार्टियों की कठपुतली बनकर रह गए हैं, क्योंकि उनका अपना जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो समाप्त होती जा रही है। तो यह दोस्तों बहुत ही पेचीदा मामला है। अब इसमें देखिए बहुत ही चिंतन के बाद कोई एक रास्ता निकाला जा सकता है, क्योंकि 2/3 बहुमत का तो राजनीतिक पार्टियों ने तो काट ढूंढ लिया है इस्तीफ़ा दिला करके या पूरी तरीके से तोड़ लेते हैं। बिहार में जैसे राजद ने AIMIM के 4 सदस्यों को, उनका 5 सदस्य वहाँ से जीते थे ओवैसी की पार्टी के, 4 सदस्यों को उन्होंने अपनी पार्टी में मिला लिया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मैं इस तरीके से आपको जानकारी देता रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।